नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सत्यपाल मलिक इस समय जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसके विषय में। मैं जनरली गवर्नर, प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट के विषय में बात करता नहीं। लगातार मैं लंबे समय से सोचता रहा कि इनकी बात की जाए या नहीं की जाए, लेकिन सत्यपाल मलिक साहब ने पराकाष्ठा कर दी, तो मैंने भी उनको सर्च करना शुरू किया और ज़रा पता करने की कोशिश की कि आखिर इनका सत्य क्या है। नाम तो सत्यपाल है, लेकिन क्या ये सत्य का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा विवादित जो रहा वो रहा करण थापर को इंटरव्यू देना। अब करण थापर के इंटरव्यू के विषय में पहले चर्चा कर लेते हैं। दो तीन बातें सत्यपाल मलिक के साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। जो लोग भी हमारे इस वक्तव्य को सुन रहे हों, मीडिया बंधु सुन रहे हों, वो सत्यपाल मलिक से ये दो तीन क्वेश्चन ज़रूर पूछें जो मैं पूछ रहा हूँ। पहली बात, पुलवामा घटना को लेकर बहुत कुछ देश भर में नैरेटिव तय किया गया। द वायर को उन्होंने इंटरव्यू दिया और द वायर को इंटरव्यू देने के साथ साथ उन्होंने दुनिया भर की बातें कही। अब उस इंटरव्यू में जो द वायर में उन्होंने एक्सप्लोजन पुलवामा की बात कर दी और ये कहा कि ये हमारी इंटेलिजेंस फेलियर थी। मैं मानता हूँ इंटेलिजेंस फेलियर होती है। इंदिरा गांधी जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी, उनके मामले में इंटेलिजेंस फेलियर हुई। राजीव गांधी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, हाई सिक्योरिटी लेकर चलते थे, उनके मामले में इंटेलिजेंस फेलियर हुई। उत्तर प्रदेश के मंत्री कृष्णानंद राय साहब की हत्या हुई, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर हुई। देश में बॉम्ब फूंकते हैं, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर होती है। देश भर में कांग्रेस के शासन के दौरान महीने 2 महीने में बॉम्ब फूट ही जाता था, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर होती थी और हजारों लोग मारे जाते थे। तो अभी तो पिछले 8-9 वर्ष में थोड़ी कम इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर हुई है, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन ये भी तत्कालीन सत्य था कि सत्यपाल मलिक ही जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे उस समय, जिस समय पुलवामा हुआ, और जम्मू कश्मीर के गवर्नर होने के नाते उनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है। पूरी जिम्मेवारी इन द सेंस कि जब आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो अगस्त 2019 से पहले तो आप कहते हैं कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है, वहाँ गवर्नर रूल लगता है, और गवर्नर रूल था। गवर्नर वहाँ का सॉवरेन होता है। जम्मू कश्मीर का संविधान उस समय हुआ करता था, सारी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर में हो जाती थी। यही कारण था कि गवर्नर की रिकमेंडेशन पर आर्टिकल 370 एबोलिश हुआ, यानी कि वो डाइल्यूट हुआ। तो क्या गवर्नर की फेलियर नहीं है? गवर्नर ये कहता है रिटायर होने के बाद या वहाँ से भगाए जाने के बाद कि साहब वो एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन लेकर गाड़ी उधर घूम रही थी और वो नो डाउट पाकिस्तान से ही आया होगा। अब गवर्नर जो वहाँ सिटिंग बैठा है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक एक्सप्लोजिव लेकर गाड़ी घूम रही है तो वो पता करे कि आखिर क्या है? क्योंकि पुलिस प्रशासन तो उसके पास ही था, लोकल इंटेलिजेंस भी रहती है और जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस बड़े स्तर पर काम करती है। तो सत्यपाल मलिक ने उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या सत्यपाल मलिक जब ये कहते हैं करण थापर से कि इस बात को लेकर प्राइम मिनिस्टर लाभ लेना चाहते थे, तो क्या ये सत्य नहीं है कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान की देन थी? उसमें उसमें श्रेय लेने की क्या बात है? क्या ये सत्य नहीं है कि पाकिस्तान की वजह से ही हमारे सैनिक गए? क्या ये भी सत्य नहीं है कि आप हर बात के लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर देंगे सैनिकों को? मैं मानता हूं कर देना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर उसके दोषी प्रधानमंत्री हैं क्या? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। खास तौर से मेरा मामला ये मानना ये है कि गृह मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा दोषी सत्यपाल मलिक खुद थे। वो वहाँ पर एक्सक्लूसिव गवर्नर थे, उनके पास बहुत पावर थी और वो उस समय प्रेसिडेंट गवर्नर रूल में शासन कर रहे थे। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि क्या एक्सप्लोजिव के मामले में गवर्नर का भी कोई रोल था या वो भी वहाँ बैठे थे? एक प्रश्न तो ये जरूर उनसे पूछा जाए। दूसरा प्रश्न ये आता है कि उन्होंने कहा कि करप्शन का मामला 150 करोड़ रुपए का उनको कुछ मिलने वाला था, यानी कि अब उसको जरा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि मैंने इंश्योरेंस वहाँ पर जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस है उसकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया।
राम माधव जी जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी थे, वो वहाँ मिलने आए गवर्नर से। उन्होंने पूछा, क्या आपने वो फाइल रिजेक्ट करके भेज दी है? क्या वो फाइल आपने भेज दी है? उन्होंने कहा, हाँ भेज दी है। इसके अलावा राम माधव जी ने ना उनसे पूछा कि आगे क्या करना था, ना उन्होंने कहा कि इसको कॉल बैक कर लो, क्योंकि ये भी संभव था फाइल भेज दी है तो कॉल बैक भी की जा सकती थी। तो ना कॉल बैक करने के लिए उनसे कहा, ना कोई एक्शन लेने के लिए कहा। क्या ये संभव नहीं है कि राम माधव जी ये पता करने गए हों कि फाइल भेज दी है? ना भेजी हो तो भेज दीजिए रिजेक्ट करके, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का विषय था, कॉन्ट्रैक्ट के विषय में भी 150 करोड़ उनको मिलने वाले थे। तो उनसे पूछा गया कि आपको किसने कहा 150 करोड़ रुपए के लिए? तो उन्होंने कहा कि साहब वहाँ लाल चौक पर जो अफवाह उड़ती है वो भी शाम की खबर बनती है। अब लाल चौक की अफवाह 150 करोड़ रुपए की हुई, वो खबर बन गई। उस खबर की वजह से गवर्नर जो एक प्रेस्टिजियस सीट पर है, जिसको किसी ने भी ऑफर नहीं किया 150 करोड़ रुपए का, वो कहते मुझे ऑफर नहीं आया, मैंने सुना है, लोगों को पता है। तो जो उन्होंने सुना है या लोगों को पता है, क्या वो बात गवर्नर जैसी पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को गंभीरता से, इतनी गंभीरता से लेनी चाहिए जहां पर एक अफवाह लाल चौक से उड़ी और चल दी? दूसरी बात उनसे पूछा गया कि आपको मिले क्या? तो उन्होंने कहा कि हमें किसी ने ऑफर नहीं दिया, हमारे पास किसी ने संपर्क नहीं किया कि इसमें पैसा कितना है, रिलायंस की फाइल और इंश्योरेंस की फाइल, लेकिन उसमें लाल चौक की अफवाह है जो सुनने में आई है। तो क्या ये कहा जाए, और साथ में ये कहा कि नहीं भाई, गवर्नर का उसमें हिस्सा होता है, कोई भी फाइल इस तरह की पास होती तो गवर्नर का हिस्सा होता है। इन फाइलों में 150 करोड़ रुपए को गवर्नर को मिलता अगर गवर्नर साइन कर देता। तो क्या गवर्नर साहब ये बताएंगे कि इससे पहले जितनी वहां पर फाइलें हुई हैं उनमें उनको कितना पैसा मिला? क्योंकि इस फाइल में ऑफर तो आया नहीं उनके पास। उन्होंने कहा मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन लाल चौक की अफवाह खबर बनी और सबको मालूम पड़ गया कि इसमें 150 करोड़ रुपया है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर खबरें छुपाई नहीं जा सकती। तो खबरें छुपाई नहीं जा सकती या ये बताया नहीं जा सकता, तो क्या वो बताएंगे कि उससे पहले वो इतने लंबे समय तक वहां गवर्नर रहे तो इस तरह की फाइलें वो करते रहे, या कोई और फाइलें उन्होंने की उसमें उनको पैसा पहुंचता रहा? वो पैसा पहुंचा तो कहाँ गया? और अगर किसी ने ऑफर किया उनको कि 150 करोड़ इसमें मिलने वाला है, तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? उस पर आपने रिश्वत देने के प्रयास का मुकदमा क्यों नहीं एंटी करप्शन का फाइल किया? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आप अटेम्प्ट करना भी अपराध है, आपने क्यों नहीं किया? और आप स्वयं कह रहे हैं कि मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन ये अफवाह थी जो लाल चौक से उड़ी। बताइए, गवर्नर जैसी इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट पर बैठकर कोई अफवाहों पर विश्वास करके ये कह दे कि 150 करोड़ रुपए मिलने वाला है, और अगर वो कहता है कि उसको हिस्सा मिलना ही था क्योंकि गवर्नर उस पर साइन करता तो उसको हिस्सा मिलता ही है, तो फिर इससे पहले जितनी फाइलों पर उन्होंने साइन किए उसका हिस्सा उनको मिला होगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस फाइल पर मैं दस्तखत करता तो हिस्सा मिलता, और ये बात चूंकि लोगों को पता लग गई थी इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो खबर बन गई थी इसलिए कैंसिल कर दिया। ये दोनों पहलू जरूर सोचिएगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर करप्शन का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जब इन्होंने कहा कि उसमें साहब मुझे सुनने में आया कि उसमें रिश्वत चल रही थी 150 करोड़ रुपया, इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो प्रधानमंत्री ने कहा ठीक किया। कोई दूसरे साहब उनसे मिलने आए जिनको प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मिल लीजिए, उन्होंने उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने फिर प्रधानमंत्री जी को बताया कि ऐसा ऐसा वो कह रहे थे। उन्होंने कहा ठीक किया। राम माधव जी ने कहा ठीक किया। तो आप बताओ, आप जब ये निर्णय लेकर आए हैं कि वहाँ करप्शन का मामला सुनने में आया था इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया, और प्रधानमंत्री आपका सपोर्ट करता है, तो प्रधानमंत्री के ऊपर करप्शन का क्या फर्क पड़ेगा? क्या करते प्रधानमंत्री उस समय? आपको रिश्वत का ऑफर आया तो आपने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, क्योंकि आप ही तो है ना वहां पर, तो प्रधानमंत्री क्या मुकदमा लिखवाएंगे उस पर? क्या प्रधानमंत्री उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन बिठा सकते हैं? भाई काम तो आपको करना है, उसमें आपके पास कोई जवाब नहीं। दो तीन बातें और आपने कह डाली। आपने ये कह डाला कि सत्य क्या। अब सत्य तो उनके मुंह से सुनकर मुझे लगता है बड़ा अजीब सा है कि वो कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कोई बंदूक रखे तभी झूठ बुलवा सकते हैं। तो जब उन्होंने जनवरी 2022 में स्टेटमेंट दिया था, उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था और किसान मूवमेंट का मामला चल ही रहा था। तो उस समय उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी ने कहा है,
प्रधानमंत्री के लिए कि वो पागल हो गया है। और अभी करण थापर को उन्होंने कहा ये बयान मैं वापस लेता हूँ। अरे भैया, सत्य कभी बोला या वापस लिया जा सकता है क्या? वो सत्यवादी हैं तो वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद हैं, कट्टर सत्यवादी हैं, तो क्या कट्टर सत्यवादी का सत्य बदल सकता है कि मैं वापस लेता हूं, उन्होंने नहीं कहा था? अब अगर ऐसा झूठा व्यक्ति जो गृह मंत्री के लिए ऐसा कह रहा हो, ऐसा झूठा व्यक्ति जो अपने झूठ पर को वापस ले रहा हो, क्या उस पर कोई अन्य विश्वास कर सकता है? साथ में वो कहते हैं मैं राण हो गया, इससे बड़ी कोई गाली नहीं। और राण उसको कहते हैं जिसका पति मर गया होता है। मुझे मेरे से सिक्योरिटी ले ली, मेरे से ये कर दिया वो कर दिया, अब राण से बड़ी गाली कह देंगे? क्या ये खींच ये इंटेंशनली नहीं हो रहा है कि आपकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, आपको गवर्नर पद से हटा दिया गया, इसलिए आप अब 2024 का चुनाव चूंकि सामने लगा हुआ है, उस समय 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था जो सबसे महत्वपूर्ण महकमा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के लिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले आपने इस तरह के स्टेटमेंट दिए और अब फिर अपनी इंटरव्यूबाजी शुरू कर दी है, जो ये दर्शाता है कि 2024 के चुनाव से पहले आप ये करना चाहते हो। और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं कैंपेन करूंगा, मैं कैंपेन बच्चे के लिए करूंगा, बच्चा मतलब अजीत सिंह के बच्चे के लिए, मैं कैंपेन दूसरे लोगों के लिए करूंगा। राहुल गांधी तो बढ़िया इंसान है, इतनी बड़ी यात्रा कर ली। कुछ समय पहले राहुल गांधी को ये कह रहे थे कि राहुल गांधी को अकल नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के विषय में क्या बात करें। सत्यपाल मलिक से ये 4-6 क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं, ये अवश्य सबको पूछना चाहिए। जो उनका इंटरव्यू लेने जाए उसको ये ज़रूर पूछना चाहिए। अगर ये बता देंगे वो कि आखिर वो झूठ क्यों बोले थे, किसने गन रख कर रखी थी जो वो गृह मंत्री के लिए झूठ बोल रहे थे, संभवतः उनके मन में रहा होगा कि मोदी और योगी की मोदी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है वो जोड़ी टूटना अति आवश्यक है। इसलिए इस तरह के कन्फ्यूजन मोदी जी के दिमाग में डाल दो तो अमित शाह जी को वो साइड कर दें। उनको मालूम ही नहीं था कि मोदी जी और अमित शाह जी का गठबंधन कितना पुराना और कैसा है। 40 साल का गठबंधन कैसे 2 दिन में टूट जाएगा? आप जैसे उथला व्यक्ति, अब आप सोचो कि गवर्नर की पोस्ट कितनी गंभीर होती है, उसको सॉवरेन फंक्शन के लिए कितने फंक्शन करने पड़ते हैं और कितनी बहुत सारी बातें छुपानी पड़ती हैं। कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हुआ हो, कोई भी जम्मू कश्मीर का गवर्नर किसी भी पार्टी के समय पर हुआ हो, ऐसे जनरलाइज बातें नहीं की जाती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये आदमी गंभीर है नहीं। ये मोदी जी की सबसे बड़ी चूक मुझे लगता थी कि इस आदमी को जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का गवर्नर बना दिया, और जब इसको ये लगा कि अब मेरे हाथ से जा रहा है, तब तक इस आदमी के मुंह में जबान नहीं थी जब तक जम्मू कश्मीर का गवर्नर था। जब छोटे राज्य गोवा पहुंच गया तो लगा कि नहीं, जम्मू कश्मीर का गवर्नर ज़्यादा पावरफुल था, गोवा में तो सरकार है, क्योंकि वहाँ तो सरकार गिर चुकी थी। जब ये दूसरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में पहुँच गया तो उसको लगा मेरे तो बिल्कुल ही काम ख़त्म कर दिया। तो क्या ये सरकार को, केंद्र सरकार को नेगोशिएट करने के लिए या उसको ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे थे ताकि किसी बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया जाए जहाँ माल मलाई खाने का अवसर मिल जाए, या फिर जम्मू कश्मीर का ही गवर्नर बना दिया जाए जहाँ माल खाने को मिले? क्योंकि जैसे ही वहाँ समस्या सॉल्व हुई थी 370 की, इनको हटा दिया गया था और एक इंटेलिजेंट व्यक्ति मनोज सिन्हा को वहाँ बिठा दिया गया था जो गंभीरतापूर्वक काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले ही मनोज सिन्हा जैसे व्यक्ति को बिठाया जाना चाहिए था, सत्यपाल मलिक जैसे रांड को नहीं बिठाया जाना चाहिए था, जिसने खुद कहा कि अब तो मैं रांड हो चुका हूँ, इससे बुरी गाली वो हमें क्या देंगे। आप सोचिए, जो व्यक्ति इस नेचर का हो उसको क्या माना जाए, उसके विषय में क्या कहा जाए। आप लोग, मुझे लगता है मीडिया पर्सन, मीडिया के बंधु ज़रूर उनसे ये प्रश्न पूछें, तो मुझे लगता है कुछ आनंद आएगा। और उनसे इस प्रकार से घुसाड़ घुसाड़ के पूछा जाए तो समझ में आएगा कि ये व्यक्ति कितना उथला व्यक्ति है, कितना हल्का व्यक्ति है। इस व्यक्ति को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बिठाना तो बहुत दूर की बात रही, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की जानकारी भी नहीं होनी चाहिए, जो गंभीर नहीं है, जो चीज़ों को हजम नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।